चलो, कैश बुक कंप्लीट करा था हमने। कैश बुक के बाद जो हमारा चैप्टर है अगला वो सब्सिडरी बुक्स 1 और सब्सिडरी बुक्स 2 था। सब्सिडरी बुक्स 1 में हमने कैश बुक पढ़ा था और सब्सिडरी बुक्स 2 में हमें अदर बुक्स पढ़ना है। अदर बुक्स में परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक और भी एक दो बुक्स होती हैं और जनरल प्रॉपर वगैरह। तो ये वाला चैप्टर हम बाद में करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ खास है नहीं। मैं आपको करा दूंगा, एक एक क्वेश्चन करेंगे हर बुक का, हो जाएगा। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है एग्जाम, फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हम बीआरएस स्टार्ट कर रहे हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसका क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम कंफर्म, तो वो ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। फिर इसके बाद हम भले ही वो वाला चैप्टर पढ़ लेंगे अदर बुक्स वाला, ठीक है। बीआरएस में एक बार पढ़ा दो ताकि आप लोग अपनी प्रैक्टिस करते रहो आगे, फिर क्योंकि उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं हमें ज्यादा। कॉन्सेप्ट तो बीआरएस एक या दो क्लास में ही खत्म हो जाएगा। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है, जैसे कि अभी तक हमने कैश बुक पढ़ लिया, कैश बुक हमने पढ़ लिया। जो कैश बुक होती है वो डबल कॉलम कैश बुक होती है, एक कैश कॉलम और एक बैंक कॉलम। आप कैश कॉलम को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, आप बैंक कॉलम को उठाओ, क्योंकि बैंक वाला वो कॉलम होता है जिसमें बैंकिंग ट्रांजेक्शन होती हैं, चेक के थ्रू जो भी पेमेंट होती है और जो पैसा मिलता है वो। अब एक और बुक होती है हमारी, वो होती है पासबुक। आप लोगों ने अकाउंट खुलवा रखा होगा बैंकों में। जब आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हो तो बैंक स्टेटमेंट मिलती है आपको एक, जिसको पासबुक कहते हैं या बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। उस पासबुक में आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। वो पासबुक आपको बैंक के पास ले जानी पड़ती है, या तो आप अंदर जाके उनसे एंट्री करवा लो, या आजकल मशीन लग चुकी है बैंकों में, मशीनों में आप वो पासबुक डालते हो और एंट्री होकर वापस आपको मिल जाती है, ठीक है। तो उसमें डे बाय डे आपकी एंट्री हो जाती है, जो भी आपकी बैंकिंग ट्रांजेक्शन होती हैं वो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कैश बुक है, कैश बुक में एंट्री कौन करता है सर? हम खुद करते हैं। कैश बुक हमने खुद बनाई थी ना, हम ही बनाते हैं, बिजनेसमैन बनाता है, और जो आपका फर्म है वो बनाती है, या जो अकाउंट होल्डर है वो। और पासबुक में एंट्री कौन करता है सर? पासबुक में एंट्री करता है बैंक। वो रहती तो हमारे पास है, लेकिन हमें उसे बैंक में जाके एंट्री करवानी पड़ती है। बैंक हमें बताता है कब हमारा अकाउंट डेबिट और कब हमारा अकाउंट क्रेडिट हो। अब दिक्कत ये आती है कि कुछ रीजंस की वजह से, कुछ कारणों की वजह से दोनों के जो बैलेंसेज हैं वो मैच नहीं हो पाते। कैश बुक का बैलेंस कुछ और आ रहा होता है और पासबुक का बैलेंस कुछ और आ रहा होता है। तो दोनों के बैलेंसेस अगर अलग अलग आ रहे होते हैं तो उनके बैलेंसेस को रिकंसाइल करने के लिए अकाउंट होल्डर एक स्टेटमेंट बनाता है, उसको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। बात समझ आ गई? तो बीआरएस क्या है आपका? इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंट होल्डर टू रिकंसाइल द बैंक बैलेंस एज पर पासबुक एंड कैश बुक with the balance as per cash book, passbook showing all the core causes of difference between the two। ठीक है ना, मतलब पासबुक और कैश बुक दोनों के जो बैलेंसेज हैं उनको रिकंसाइल करने के लिए बीआरएस बनाया जाता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कौन बनाता है? अकाउंट होल्डर बनाता है। बाकी के थ्योरी की मेन बातें बाद में देखेंगे, बनाता कौन है? अकाउंट होल्डर। बात समझ आ गई यहां तक? अच्छा, उन दोनों में डिफरेंसेस को भी ढूंढा जाता है। जैसे मान लो आपके पास बहुत सारी ट्रांजेक्शन ऐसी हैं जो सिर्फ बैंक में ही हो पाती हैं, हमें उनके बारे में पता नहीं होता। जैसे किसी कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में पैसा जमा करा दिया, तो जब वो हमारे अकाउंट में डायरेक्टली पैसा जमा कराएगा तो हमें इस बात का अंदाजा नहीं है, हमें इस बात के बारे में कुछ नहीं मालूम, तो हम अपनी कैश बुक में एंट्री नहीं कर पाएंगे, लेकिन पासबुक में एंट्री हो जाएगी। समझ गए? फिर सेम ऐसे ही मान लो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन थी हमारी बैंकों की, कोई इंश्योरेंस प्रीमियम है तो आप अपने आप पे कर देना, तो उन्होंने इंश्योरेंस प्रीमियम अपने आप पे कर दिया हमारा, हमारे पास उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो हमारे पास रिकॉर्ड नहीं हो पाया, वहां पे रिकॉर्ड हो गया। तो डिफरेंस आ जाएगा दोनों में। इंटरेस्ट अलाउड, बैंक जब इंटरेस्ट अलाउड करेगा तो हमारे अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट कर देगा, हमें बताएगा भी नहीं, ठीक है। तो वो हमारे यहाँ पे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हो पाया, वहां रिकॉर्ड हो गया। तो ऐसे ही बहुत सारी ट्रांजेक्शन जो सिर्फ बैंक में रिकॉर्ड होंगी, कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड पाएंगे। कुछ ट्रांजेक्शन जो कैश बुक में रिकॉर्ड होंगी, बैंक में रिकॉर्ड नहीं हो पाएंगे। और कुछ ट्रांजेक्शन टाइम गैप की वजह से, चेक इशूड, हमने किसी को चेक दिया, जैसे मान लो मैंने आपको चेक दिया, तो जैसे ही मैं आपको चेक दूंगा मैं अपनी कैश बुक में से माइनस कर लूंगा। करते थे हम, चेक इशू करते थे तो क्रेडिट साइड में लिख देते थे, करते थे क्रेडिट में। अब ये चेक बैंक में जाएगा, बैंक में जाएगा, पेमेंट के लिए प्रेजेंट होगा, तब मेरे बैंक से पैसा कटेगा, लेकिन कैश बुक से तो मैं ऑलरेडी माइनस कर चुका हूं। तो मान लो चेक हमने इशू करा और पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं हो पाया, तो कैश बुक तो माइनस में चलेगी, पासबुक में कोई एंट्री नहीं हुई, तो इसका मतलब डिफरेंस आ जाएगा। तो बहुत सारे कारण है, अगर हम कारणों को उठाएं तो फिर रट्टाफिकेशन हो जाएगा इस चैप्टर में। हमें रट्टाफिकेशन नहीं लगाना, बहुत ही आसान और इजी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, उससे बड़े प्यार से क्वेश्चन हो जाएंगे सारे। उसके लिए आपको दो चार बातें जाननी जरूरी है खाली। कैश बुक में डेबिट का मतलब होता है पॉजिटिव, कैश बुक में डेबिट बैलेंस का मतलब होता है पॉजिटिव,
और क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है नेगेटिव। आप ये दो बातें ध्यान रहेंगी, याद रहेंगी हमेशा, अभी याद कर लो। कैश बुक में डेबिट मतलब पॉजिटिव और क्रेडिट मतलब नेगेटिव, मतलब फेवरेबल और अनफेवरेबल, और नेगेटिव वाले को ओवरड्राफ्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान करो। जब बैंक ओवरड्राफ्ट होता था तो किस साइड लिखते थे? क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिट बैलेंस होता था वो। ठीक है, यहाँ पे पासबुक में उल्टा चलता है थोड़ा। पासबुक में डेबिट का मतलब माइनस होता है और क्रेडिट का मतलब होता है प्लस। आप जब अपने अकाउंट से पैसा निकालते हो तो आपके पास एक मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, मतलब आपके अकाउंट को घटा दिया गया। और जब आप पैसा जमा कराते हो बैंक में तो आपके पास मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, आपके अकाउंट को बढ़ा दिया गया। आप चेक करना, घर में पासबुक होगी आपके पास, उसको उठा के देखना, क्रेडिट डेबिट एंट्री होगी। जब जब आपका बैलेंस बढ़ रहा होगा तो क्रेडिट की एंट्री दिखाई होगी, और जब जब आपका बैलेंस घट रहा होगा तो उसमें डेबिट एंट्री लिखी होगी पासबुक में। लेकिन कैश बुक में तो उल्टा होता है, जब बढ़ता था तो डेबिट और घटता था तो क्रेडिट। तो ये दो बातें ध्यान रखनी है हमेशा। पासबुक में डेबिट मतलब माइनस, क्रेडिट मतलब प्लस, और कैश बुक में डेबिट मतलब प्लस, क्रेडिट मतलब माइनस, और माइनस वाले आइटम को ओवरड्राफ्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ये एक फ्लो चार्ट बना हुआ है। क्वेश्चन में स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? अगर हमने क्वेश्चन कैश बुक के बैलेंस से शुरू करा तो आंसर हमारा पासबुक आ जाएगा, और पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट करा तो आंसर हमारा कैश बुक आ जाएगा। अच्छा सर, किसी क्वेश्चन में दोनों बैलेंस गिवन हो अगर हमें, तो हम किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मान लो कैश बुक का भी बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है, पासबुक का भी बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है, तो हम कैश बुक से शुरू करेंगे, पासबुक के आंसर से मैच हो जाएगा, बिल्कुल वही जो उसमें दिया हुआ है। और पासबुक से स्टार्ट करेंगे तो कैश बुक से मैच हो जाएगा, बिल्कुल वही जो उसके अंदर दिया होगा। एक पेज में मैं अभी दिखा रहा हूं आप लोगों को, वो आप लोग बाद में लिख लेना, जो लाइव में है, जो रिकॉर्डेड में है वो तो पॉज करके लिख सकते हैं बाद में। लेकिन वो एक पेज और फिर क्वेश्चन में लिखवाऊंगा, क्योंकि हमें 40 मिनट के अंदर ना एक क्वेश्चन अच्छे से समझ के कंप्लीट कर लेना है। तो क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, ये देखो आप, चैप्टर का नाम यहाँ लिखा हुआ है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, दिख रहा है आपको? ये चैप्टर का नाम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बीआरएस। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में मीनिंग लिखा हुआ है पहले, बीआरएस इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंट होल्डर टू रिकंसाइल द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक with the balance as per bank passbook and showing all the causes of difference between the two। और हम ये दिखाते हैं कि क्या कारण है जिसकी वजह से दोनों में डिफरेंस आ गया। फिर वो जो नोट वाली बात मैंने आपको बताई वो ये लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट नोट, कैश बुक में डेबिट बैलेंस का मतलब होता है पॉजिटिव और फेवरेबल, और क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है नेगेटिव और ओवरड्राफ्ट। पासबुक में डेबिट बैलेंस का मतलब होता है नेगेटिव और ओवरड्राफ्ट, और क्रेडिट का मतलब होता है पॉजिटिव और फेवरेबल। ठीक, ये चार बातें ध्यान रहेंगी हमें। इसका मतलब चार तरीके से क्वेश्चन स्टार्ट हो सकता है हमारा। कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया होगा या कैश बुक का क्रेडिट, पासबुक का डेबिट या पासबुक का क्रेडिट। तो आपके बुक्स में चार अलग अलग केसेस बना रखे होंगे, मैं कोई केस नहीं पढ़ाऊंगा, आप बस समझते जाना क्वेश्चन कैसे होगा। नोट, व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट? इट इज द स्टार्टेड, इफ इट इज स्टार्टेड बाय टेकिंग ईदर द बैलेंस, वो कह रहे हैं किसी से भी शुरू कर लो, आप कैश बुक से कर लो चाहे पासबुक से कर लो, एंड द आंसर अराइव इन द एंड विल बी द बैलेंस एज पर पासबुक और कैश बुक। मतलब अगर आप कैश बुक से शुरू करोगे तो फाइनल आंसर आपका पासबुक, और पासबुक से शुरू करोगे तो कैश बुक। ये एक पेज पे आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला एक पेज आप छोड़ देना, ये लिखना है जरूर, छोड़ना नहीं है इसको। फिर मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं, आप ये क्वेश्चन अभी कॉपी कर लो। इसके लिए आपको वेट नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने रहना चाहिए जब हम सॉल्यूशन करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने बना रखा है अपने आप से, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन समझाने के लिए सिर्फ। ठीक है, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये एग्जांपल लिखा हुआ है। सबसे पहले बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है 10,000 रुपए। फिर आपको ट्रांजेक्शन नंबर 1 से लेके 11 तक, मैं ऊपर कर दूंगा कॉपी, अभी आप लिखना शुरू करो पहले। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यह है 2,000, पहली ट्रांजेक्शन। लिखो सभी, 5 मिनट के अंदर लिख लेना, मतलब 3-4 मिनट में लिख लो, फास्ट मोड में लिख लो बिल्कुल, ताकि फिर हम सॉल्यूशन कर लें जल्दी से जल्दी। 5 मिनट में लिख लो, कोई बात नहीं।
ये लो मैंने थोड़ा ऊपर भी कर दिया, पूरा दिखाई दे रहा है, ठीक है। सर फर्स्ट ट्रांजैक्शन नहीं दिख रही। अरे ये लो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 2000 रुपए है। माइक बंद करो अपने अपने सब। दूसरी ट्रांजैक्शन है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक 1000 रुपए। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक 1000 रुपए। चेक इशूड को चेक ड्रॉन भी कह सकते हैं, अभी हम आगे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इसमें। चेक इशूड की जगह चेक ड्रॉन भी लिखा होगा कभी कभी, और चेक डिपॉजिटेड की जगह चेक पेड भी लिखा होगा। हमें पता है चेक पेड बट नॉट क्रेडिटेड, ये भी ठीक है। चेक पेड बट नॉट कलेक्टेड, ये भी एक ही बात है। और चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड जो यहाँ लिखा है, ये भी एक ही बात है। मतलब शब्द अलग अलग हो सकते हैं, मतलब एक ही है तीनों के। तो कहीं कोई और लैंग्वेज आ जाए, कहीं कंफ्यूज हो जाओ, तो वो जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सब में कवर हो जाएगा। तीसरी ट्रांजेक्शन है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक 500। तीसरी ट्रांजेक्शन है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक 500 रुपीज। चौथा है डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक 400 रुपीज। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक 400 रुपीज। पांचवा है बैंक चार्जेस 100 रुपीज। बैंक चार्जेस 100 रुपीज। छठा ट्रांजेक्शन है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक 1500 रुपए। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक 1500 रुपए। ये छठी ट्रांजेक्शन है। इसके बाद सेवंथ में है डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इनटू बैंक। किसी कस्टमर ने हमारे अकाउंट में डायरेक्टली पैसा जमा करा दिया 1200 रुपए। नंबर 8 है चेक डिजॉनर 500। चेक डिजॉनर 500। नंबर 9 है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। हमने कोई चेक बैंक में जमा कराया, उसको हम कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए। ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक 2500 रुपए, 2500। ऊपर कर दूं अब, ये लो। तो ये 9 तक मैंने आपको बता दिया पढ़ पढ़ के क्या क्या था। 10th में है चेक इशू करा हमने बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। हमने चेक इशू तो कर दिया लेकिन उसे कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए, 1200 रुपए। और फिर है बिल रिसीवेबल रियलाइज्ड, BR। BR का मतलब है बिल रिसीवेबल। कोई एक BR था हमारे पास, वो रियलाइज्ड हो गया 1500 रुपए। ये 11 ट्रांजेक्शन हैं। ये कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन बना रखा है खुद से लिख के हाथ से, समझाने के लिए सिर्फ आप लोगों को। अभी बुक के क्वेश्चन हम करेंगे बाद। सर हो गया। एक मिनट। बाद में। बाकी भी बता दो, हो गया या नहीं? हो गया सर। इस चैप्टर में जितना मैं समझाऊं, चाहे अभी जितना टाइम लग जाए, बार बार पूछ लेना, क्योंकि समझ आ गया तो सब कुछ हो जाएगा, वरना ये चैप्टर छोड़ना पड़ जाएगा बच्चों। ये रट्टाफिकेशन ना बहुत मुश्किल पड़ जाता है इसमें हमारे लिए। सर हो गया। देखो इसका बनाते हैं फॉर्मेट, सॉल्व करते हैं इसको। आप यहाँ पे सॉल्यूशन का फॉर्मेट में बना रहा हूँ, मेरे साथ बना लो। करना क्या होता है इसमें, जो BRS होता है एक पर्टिकुलर डेट पे बनता है। पहली बात तो ये बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, ठीक है। इसके आगे एज ऑन, जो भी डेट होगी वो डेट हम लिख देंगे। अभी हमारे पास डेट नहीं है। फिर दो तरीके से प्रिपेयर होता है ये।
आप चाहो तो सिर्फ एक कॉलम बना लो अमाउंट का, उसी में कर लो कुछ। मैं आपको थोड़ा, अभी 11th क्लास में बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको प्लस माइनस वाले तरीके से समझाते हैं हम। तो आप क्या करना है, यहाँ पे 2 कॉलम बनाना अमाउंट के, एक कॉलम बनाना प्लस का, प्लस वाली एंट्री इसमें डालेंगे, और एक कॉलम बनाना माइनस का, माइनस वाली एंट्री इसमें डालेंगे। ऐसे जरूरी नहीं है वैसे ये बनाना प्लस माइनस, आप एक कॉलम भी बना सकते हो, बट ये ज्यादा सही है समझने के लिए फिलहाल अभी। और फिर इसको आप आगे बढ़ा देना। पर्टिकुलर, अच्छा, क्वेश्चन में मैंने सबसे स्टार्टिंग में लिखा था बैलेंस एज पर कैश बुक, यही लिखा है ना? कोई बता दो, क्या वहां पे कुछ ये बताया है कि डेबिट है या क्रेडिट है? नो क्वेश्चन जो सर। लिखा है नहीं बताया है ना वहां पे। तो जब भी कभी ये ना बताया हो वो डेबिट है या क्रेडिट है, तो उसको ऑलवेज पॉजिटिव मान लेना है आपको। तो पॉजिटिव कौन सा होता है कैश बुक का? डेबिट। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन जो स्टार्ट करेंगे इधर लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, या आप डेबिट नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, आप सिर्फ बैलेंस एज पर कैश बुक लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक आप यहाँ पे लिखोगे, और इसको प्लस कॉलम में लिख देना। कितना बैलेंस था? 10,000। 10,000। मुझे पीछे पलटना पड़ेगा ना क्वेश्चन इसके लिए। अब जब आप इतना लिख लोगे, इसके बाद जितनी भी एंट्री हैं हमारे पास, टोटल 11 ट्रांजेक्शन है, उसमें से कुछ प्लस होंगी कुछ माइनस होंगी। ठीक है, अब वो कैसे पता चलेगा क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा, वो अभी मैं समझाऊंगा सामने आके आपको। अभी मैं सिर्फ आपको एक परफॉर्मा, अच्छा, एक दो तरीके होते हैं, या तो आप यहाँ पे ऐड का कॉलम बना लो, जितने ऐड वाले हैं सारे एक साथ लिख लो, फिर लेस का कॉलम बना लो, जितने लेस वाले हैं सारे एक साथ लिख लो। उसके लिए ना हमें क्वेश्चन को एनालाइज करना पड़ेगा, ढूंढनी पड़ेंगी एंट्रियां। तो हम क्या करेंगे, जो ऐड होगा उसे ऐड कर लेंगे, जो माइनस होगा उसे माइनस कर लेंगे उसी टाइम। जैसे मुझे यहाँ पर पता है इस क्वेश्चन में, मैं ये जानता हूं कि पहली ट्रांजेक्शन मेरी प्लस होगी, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अब आपके सामने देखो, मैं भी बताऊंगा क्यों प्लस होगी, अभी बता दूंगा मैं। आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन नंबर 1 ऐसे लिख लेना, ये प्लस में है। और आप चाहो तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक, हम ये स्टेटमेंट अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे बार बार, क्योंकि हम इसको बार बार लिखेंगे हमारा टाइम ज्यादा खराब होगा, हमें तो सिर्फ समझना है ना कॉन्सेप्ट ही। ठीक, तो मैं यहाँ पे चाहूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अभी मैं समझाऊंगा ये ऐड क्यों हुआ। चेक इशूड बट नॉट presented for payment, but not presented for payment। अच्छा, आपके दिमाग में सवाल ये आ रहा होगा, सर क्या हमें ये ट्रांजैक्शन एग्जाम में लिख के आनी है या फिर हम यहाँ नंबरिंग डाल दे खाली? तो ये आप अपने टीचर से पूछ लेना बच्चों। अकाउंटिंग इक्वेशन में भी हम नंबरिंग डालते थे, नहीं लिखते थे ना? तो यहाँ पर भी हम ये काम कर सकते हैं, लेकिन ये टीचर से कंफर्म कर लेना, कभी वो नंबर कटिंग कुटिंग कर दे उनसे पूछ लेना, अगर वो बोले लिखना है तो फिर लिख के आना पूरा। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कितना अमाउंट है इसका? 2,000। 2000। अभी मैंने कुछ भी बताया नहीं है कि क्यों ऐड करा है, अभी बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि करना क्या है, क्योंकि मैं हटा दूंगा कॉपी अभी यहाँ से। अब ऐसे ही जो प्लस होगा प्लस, जो माइनस होगा माइनस साइन लगा के करते चले जाएंगे। नंबर 2 प्लस होगा, नंबर 3 माइनस होगा, जो भी होगा करते चले जाएंगे। जो प्लस वाला है उसे प्लस कॉलम में, जो माइनस वाला है उसे माइनस कॉलम में लिखते चले जाना आप। मैं आपको बताता जाऊंगा, आप लोग लिखते जाना। यहाँ तक लिख लिया सबने? सर। ठीक है, यस सर। हाँ, अब आ जाओ फ्रंट में। एक मिनट, अब देखो फॉर्मेट आपके सामने रेडी है। अब आप समझो कॉन्सेप्ट होता क्या है इसमें, कैसे क्या पता चलेगा हमें कब क्या प्लस करना है और कब क्या माइनस करना है। मैं भी क्वेश्चन खोल लेता हूँ अपने पास, आप लोग भी क्वेश्चन निकाल के रखना। सबसे पहली ट्रांजेक्शन, दो बातें पहले तो ध्यान रखो, अपने हाथ में लिख लो। लेफ्ट हैंड साइड है ये लेफ्ट ही है कोई तो वो ध्यान रखना। ये लेफ्ट हैंड है हमारा, इस पे लिख लो आप पासबुक। ये पीबी है मान लो हमारा, हम हाथ से करेंगे ऊपर नीचे करके। ये पासबुक है, और राइट हैंड पे लिख लो आप, ये है आपका कैश बुक। ये है आपका कैश बुक, और लिख लो, नहीं तो याद रहे तो याद रखना, सीधा हाथ मेरा कैश बुक है, उल्टा हाथ मेरा पासबुक है। ठीक, अब ये दो अलग अलग किताबें हैं, कैश बुक और पासबुक। ध्यान से समझना, क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट सबसे पहले क्या है? क्वेश्चन किससे शुरू करा हमने, कैश बुक से या पासबुक से? बताओ मुझे। कैश बुक से। क्वेश्चन किससे शुरू करा हमने? कैश कैश बुक बुक से। से। ठीक है, क्वेश्चन कैश बुक से शुरू करा। अब मेरी बात ध्यान समझना, या तो इसको लिख लेना कहीं हिंदी में अगर आप लिखना चाहो,
ट्रांजैक्शन हो जाने के बाद, जब जो ट्रांजैक्शन है उसका इफेक्ट हो जाने के बाद जो भी सिचुएशन आ रही हो, ऊपर नीचे जो भी बराबर नहीं हो रहा होगा, ट्रांजैक्शन हो जाने के बाद, मान लो ये सिचुएशन है या ये सिचुएशन है, कुछ भी हो सकती है, ट्रांजैक्शन हो जाने के बाद हमें उसी वाली बुक को ऊपर नीचे करना है जिससे हमने क्वेश्चन को स्टार्ट करा है। ट्रांजैक्शन होने के बाद हमें कौन सी बुक को ऊपर नीचे करना है जिससे हमने क्वेश्चन को स्टार्ट करा। पहले समझो एक ट्रांजैक्शन, पहला क्या है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कोई चेक, मेरे पास मेरी चेक बुक है, मान लो आप मेरे पास आए, मुझे आपको पैसा देना था, तो चेक बनाया मैंने और आपको दे दिया। और जैसे ही मैंने आपको चेक इशू करा, कैश बुक तो मेरे पास ही है ना भाई, मैंने अपनी कैश बुक में एंट्री कर दी क्रेडिट साइड में। तो जरा बताओ कैश बुक का बैलेंस घट गया या बढ़ गया? सर घट गया, ये नीचे आ गया। समझ आ गया यहाँ पे? Yes. चेक इशू करोगे Yes, तो sir. कैश बुक में से माइनस होगा ना, Negative कैश बुक चला का गया। बैलेंस, हाँ नेगेटिव चला गया, ये घट गया। अच्छा, चेक इशूड, उसको 2 दिन लगते हैं बैंक में प्रेजेंट होने के लिए, 2 दिन मिनिमम होते हैं कम से कम। सेम बैंक का होता है तो भी 1 दिन पूरा लग जाता है, ठीक है। तो जब चेक इशू करा तो हमने उसी टाइम उसे कैश बुक में से माइनस कर लिया, क्योंकि कैश बुक तो हमारे हाथ में है ना, हमारे अंडर में है, हम उसमें रिकॉर्डिंग करते हैं, तो उसी टाइम हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं कि मेरा कैश बुक माइनस में चला गया। पेमेंट के लिए अगर प्रेजेंट हो जाता तो बैंक वाले मेरे अकाउंट से पैसा काट देते, यस और नो, कट कर देते, Yes, sir. ठीक है ना। तो मेरा पासबुक भी नीचे आ जाता, लेकिन पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हो पाया। देखो साफ साफ लिखा हुआ है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यही बात लिखी हुई है, समझ आया? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब ट्रांजैक्शन जब हमने करी चेक इशूड की तो कैश बुक माइनस में चली गई और पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं हुआ, तो पासबुक तो अपनी जगह पर ही है ना, उसमें तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं। तो अब ये सिचुएशन है, ये बराबर है क्या? नहीं है। अब इसको बराबर कैसे कर सकते हो बताओ? 2 तरीके हैं बराबर करने के, ध्यान से सुनना, बराबर करने के 2 तरीके हैं, या तो ये नीचे आएगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे, या ये ऊपर जाएगा तो भी दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि इसको नीचे करें या इसको ऊपर करें। यही चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई आपको कि जब ट्रांजैक्शन हो जाए उसके बाद आपको किसको नीचे और किसको ऊपर करना है वो क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट डिसाइड करेगा। स्टार्टिंग पॉइंट में क्या है, कैश बुक है ना, तो बस कैश बुक को छेड़ो तो कैश बुक ऊपर आएगा, तो इसका मतलब प्लस होगा। समझ आ गया? क्या किया हमने? पहले तो हमने ट्रांजैक्शन का इफेक्ट देखा कि चेक इशू करने से मेरी कैश बुक माइनस में चली जाएगी, चेक इशू करने से मेरी कैश बुक माइनस में चली जाएगी, और पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हो पाया तो पासबुक अपनी जगह पर है, स्टेबल है। अब मुझे इन दोनों को बराबर करना है, और बराबर करने के लिए मैंने आपको एक तरीका बता दिया है, बिल्कुल आप ध्यान रखना, जिससे क्वेश्चन स्टार्ट है उसी को छेड़ना है। तो कैश बुक से क्वेश्चन शुरू है तो कैश बुक को छेड़ेंगे, अगर क्वेश्चन पासबुक से स्टार्ट होता तो फिर ये माइनस में चली जाती, यही एंट्री, यही वाली एंट्री माइनस में चली जाती अगर क्वेश्चन पासबुक से स्टार्ट होता तो। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन कैश बुक से स्टार्ट है तो कैश बुक ऊपर आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये प्लस हो गया आपका। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, 2000 रुपए आपने प्लस कॉलम में लिखे थे, जो अभी मैंने आपको लिखवा दिए थे। यहां तक क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। सर अब अगर समझ वो आ जाएगा चेक जल्दी? पेमेंट हो जाती है सर चेक से तो तब तो फिर कोई डिफरेंस ही नहीं आता ना, बीआरएस में आती नहीं एंट्री, बीआरएस में तो वो वाली एंट्रियां होती हैं जिनकी वजह से डिफरेंस हो गया, यस ठीक है, सर। ठीक है ना। फिर तो बीआरएस में उसका कोई रोल ही नहीं है, तो बीआरएस में तो सिर्फ वही एंट्री देखनी है जिसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है दोनों। दूसरा देखो, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है, उल्टे प्रोसीजर। चेक डिपॉजिट, मान लो आपने मुझे चेक दिया, तो जब मुझे आपसे चेक मिलेगा तो मैं अपनी कैश बुक में प्लस कर लूंगा, सबसे पहला काम तो मेरा ये होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या कर लूंगा, मैं कैश बुक में प्लस कर लूंगा, और कैश बुक में प्लस करने के बाद मैं इसे बैंक में जमा कराऊंगा। अगर ये बैंक में क्लियर हो गया तो मेरा पासबुक प्लस हो जाएगा, लेकिन अगर ये बैंक में क्लियर नहीं हुआ तो मेरा पासबुक नीचे ही रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। तो आपको थोड़ा इसको उल्टा सोचना है, चेक डिपॉजिट का मतलब पहले चेक मिला होगा, जब चेक मिला होगा तो कैश बुक में प्लस हुआ होगा, और जब इसको बैंक में जमा कराया होगा तो पासबुक में क्रेडिट नहीं हो पाया। तो अब इनको बराबर करने के लिए क्या करना है, हमें कैश बुक को छेड़ना है, मतलब ये कैश बुक सीधा हाथ, तो ये नीचे जाएगा ना कि ये ऊपर। बात समझ आ गई? तो ये नीचे जाने का मतलब माइनस में एंट्री, लिख लो आप, माइनस कॉलम, माइनस साइन बना के नंबर 2, ट्रांजैक्शन नंबर 2, और माइनस कॉलम में अमाउंट लिख लो 1000, जो मैंने फॉर्मेट बनवाया है ना अभी उसी में लिखते जाओ। माइनस साइन बना के उसके साइड में लिख लो नंबर 2, ट्रांजैक्शन नंबर 2। आप ट्रांजैक्शन बाद में लिखते रहना पूरी, अभी आप नंबर डाल दो खाली, नंबर 2 माइनस कॉलम में लिख लो 1000, ठीक है।
1000 रुपए माइनस कॉलम में। आगे तीसरी ट्रांजेक्शन, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। अब ये बताओ मुझे, जब बैंक हमें इंटरेस्ट देता है हमारे सेविंग अकाउंट पे या जो भी अकाउंट होता है, क्या वो आपके घर की घंटी बजा के आके बताता है कि भाई ये लो इंटरेस्ट ले लो अपना? वो कैसे देता है इंटरेस्ट? सर मैसेज आता है। नहीं, मैसेज तो आता है, मान लो मैसेज नहीं है सर्विस हमारे पास, मैसेज भी आता है तो बाद में आता है ना। तो इंटरेस्ट जब बैंक हमें अलाउ करता है तो हमें बाद में पता लगता है ना, क्वार्टरली जब हमारी बैंक स्टेटमेंट आती है या जब हम एंट्री जाके कराएंगे बैंक में, तब इंटरेस्ट का कोई मैसेज नहीं आता बच्चे, ठीक है ना। यस सर। तो मान लो कि आपने जब एंट्री कराई होगी पासबुक में जाके, जब आपको पता लगा होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो बैंक हमें इंटरेस्ट अलाउ करता है वो डायरेक्ट हमारे अकाउंट में डाल देता है, तो पासबुक तो प्लस में चला गया। क्या कैश बुक में इसकी एंट्री हो पाई? नहीं हो पाई, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि इंटरेस्ट मिला है हमें, ठीक है। तो पासबुक तो प्लस में आ गई और कैश बुक माइनस में है। अब इसको बराबर करना है, क्वेश्चन किससे स्टार्ट है? कैश बुक से, तो ये ऊपर जाएगा, मतलब प्लस लिख लो, प्लस ट्रांजेक्शन नंबर 3 500 रुपीज प्लस कॉलम में। ट्रांजेक्शन नंबर 3 500 रुपीज प्लस कॉलम में, ठीक है। यहाँ पे ट्रांजेक्शन नंबर 4 थोड़ा जल्दी जल्दी करा देता हूँ, 40 मिनट बंद हो जाएंगे, क्वेश्चन खत्म नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ट्रांजेक्शन नंबर 4, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। अब बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट करा है हमारा, तो ये तो इनकम है हमारी, तो जब बैंक कलेक्ट करेगा तो वो तो हमारे अकाउंट में ही कलेक्ट कर लेगा ना सीधा, तो पासबुक तो प्लस में चली जाएगी और कैश बुक में उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि बैंक ने कलेक्ट करा है, हमें क्या पता कब कलेक्ट कर लिया उसने, ठीक है ना। तो वहां पे रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, तो इसका मतलब दोनों बराबर नहीं है, डिफरेंस आ गया। अब डिफरेंस को बराबर करने के लिए कैश बुक ऊपर जाएगा, तो ये भी प्लस हो जाएगा, लिख लो इसको भी प्लस कॉलम में, 400 रुपए। चौथी ट्रांजेक्शन भी प्लस होगी, 400 रुपीज। फोर्थ ट्रांजेक्शन प्लस होगी 400 रुपीज। पांचवी ट्रांजेक्शन है बैंक चार्जेस। पांचवी ट्रांजेक्शन है आपकी बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस का मतलब होता है कुछ चार्जेस कट करता है बैंक हमसे, वो एसएमएस सर्विस का हो, या हमने एटीएम से ज्यादा पैसा निकाल लिया, या ज्यादा बार एटीएम इस्तेमाल कर लिया, या किसी और बैंक के एटीएम से निकाल लिया, तो बैंक हमसे कुछ चार्जेस लेता है। तो बताओ वो चार्जेस कैसे लेगा हमसे? हमारे अकाउंट से डायरेक्ट कर लेगा ना, डिडक्ट, हमसे मांगने तो आएगा नहीं वो तो क्या करेगा, उसके पास ही है ना भाई हमारा सारा लेखा जोखा, तो वो तो हमारे अकाउंट से काट देगा। अब उसने अकाउंट से काटा मतलब पासबुक चली गई नीचे और कैश बुक में एंट्री नहीं हो पाई, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन ऐसी है जो बैंक रिकॉर्ड करता है सिर्फ। तो कैश बुक में एंट्री नहीं हो पाई, कैश बुक ऊपर है पासबुक नीचे है, बराबर करना है, क्वेश्चन स्टार्ट है कैश बुक से, तो हमें छेड़ना किसको है? कैश बुक को, तो छेड़ेगा ये मतलब ये नीचे जाएगा। आप बात को समझो ध्यान से, अगर यही क्वेश्चन पासबुक से स्टार्ट होता तो फिर ये ऊपर आता, ठीक है। तो अभी फिलहाल कैश बुक नीचे जाएगा तो ये माइनस में, लिख लो पांचवी ट्रांजैक्शन 100 रुपए माइनस में। पांचवी ट्रांजैक्शन लिख लो 100 रुपीज माइनस में। छठी ट्रांजैक्शन, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक हमारा डायरेक्ट पे कर देता है, हमारी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होती है उसको कि एलआईसी वालों को हमारा प्रीमियम आप जो भी है हर महीने, हर 3 महीने, हर 6 महीने में आप अपने आप पे कर देना, हम क्यों बार बार सरदर्दी लेंगे। तो जब बैंक हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली पे कर देगा तो वो हमारे अकाउंट को माइनस में ले जाएगा, और क्योंकि इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं हो पाई तो कैश बुक चली गई प्लस में। अब दोनों को बराबर करना है, क्वेश्चन स्टार्ट है कैश बुक से, तो कैश बुक जाएगी माइनस में, तो आप इसको माइनस कर लो। छठी एंट्री ये भी माइनस होगा, 1500 रुपए। एंट्री नंबर 6 1500 रुपए माइनस में, 1500 रुपए माइनस में। ये लो 10 मिनट का टाइम दिखा भी दिया है, जल्दी जल्दी करते हैं। एंट्री नंबर 6 1500 रुपए माइनस में। एंट्री नंबर 7, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इनटू बैंक। कोई कस्टमर ने मेरे बैंक अकाउंट में डायरेक्ट जमा करा दिया मुझे बताए बगैर, मतलब उसके पास मेरा अकाउंट नंबर था, आईएफएससी कोड था, दो ही तो चीजें चाहिए होती हैं। आप लोग भी तो दे देते हो मुझे फीस, कई बार डायरेक्टली मेरे अकाउंट में आ जाती है, मुझे पता ही नहीं चलता, 2 दिन बाद 1 दिन बाद आप स्क्रीनशॉट देते हो तब मुझे पता लगता है कि पैसा आया। तो किसी कस्टमर ने डायरेक्टली अकाउंट में पैसा जमा करा दिया, मतलब आपका पासबुक प्लस में आ गया, पैसा बढ़ गया बैंक में, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई उसके टाइम पे। तो अब दोनों में डिफरेंस आ रहा है, इनको बराबर करना है, रिकंसाइल करना है, और रिकंसाइल करने का एक रूल है आपका कि जिससे क्वेश्चन स्टार्ट है आपको उसे छेड़ना है। तो कैश बुक से स्टार्ट है तो कैश बुक ऊपर आएगा, इसका मतलब ये प्लस हो जाएगा। 1200 रुपए ऐड कर लो प्लस ट्रांजेक्शन नंबर 7, 1200 रुपए कर लो प्लस, 1200 रुपए प्लस कर लो, ट्रांजेक्शन नंबर 7 है ये, 1200 रुपए प्लस। फिर आपका है अगला चेक डिसऑनर, ट्रांजेक्शन नंबर 8।
ट्रांजैक्शन नंबर 8 है आपका चेक डिसऑनर। आप ध्यान से देखो, आपने पढ़ा है, कैश बुक बनाई है आपने हर बार। जब आपका चेक डिसऑनर होता था, जब आपका चेक डिसऑनर हो जाता था, तो आप उसकी क्या एंट्री करते थे? मुझे याद दिलाओ, चेक डिसऑनर होने की एंट्री क्या करते थे? बैंक बैलेंस घट जाता था हमारा। ये चेक डिसऑनर हुआ है, ध्यान से समझना। ट्रांजैक्शन नंबर 8 है ये, और ट्रांजैक्शन नंबर 8 है ये चेक डिसऑनर की। तो जब मेरा चेक डिसऑनर होगा तो मेरा पासबुक नीचे चला जाएगा। बैंक जो है वो मेरे बैंक से बैलेंस कम कर देगा। चेक मेरा डिसऑनर हो गया, और कैश बुक मेरी अभी भी प्लस में है, क्योंकि जो चेक मुझे मिला है वो मैं अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर चुका हूं। लेकिन जब वो चेक बैंक में गया तो डिसऑनर हो गया। तो पासबुक तो मेरी नीचे है, कैश बुक मेरी ऊपर है। अब मुझे इसको बराबर करना है, तो कैश बुक को नीचे लाना पड़ेगा। 500 रुपए माइनस में लिख लो, 500 रुपीज लिख लो माइनस में। ट्रांजैक्शन नंबर 8, आप ध्यान से समझो। आपने मुझे चेक दिया, मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया। उस चेक को मैंने बैंक में भेज दिया, और बैंक में जाने के बाद वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का मतलब बैंक में पैसा आया ही नहीं, बैंक अपनी जगह पे नीचे ही है, और कैश बुक में हम प्लस कर चुके हैं पहले ही, क्योंकि हमें क्या पता डिसऑनर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। अब इसको बराबर करना है तो ये नीचे आएगा, कैश बुक नीचे जाएगा, 500 रुपए माइनस। ट्रांजैक्शन नंबर 9, ट्रांजैक्शन 9, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ये वाला जो 9 है वो ऊपर वाले सेकंड से अलग है। सेकंड वाले में चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, बैंक में जमा कराया, बैंक में पैसा नहीं आया। ये कह रहे हैं चेक डिपॉजिट, बैंक में पैसा आ गया लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो बताओ मुझे क्या होना चाहिए? जब आपने चेक डिपॉजिट कराया और ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, मतलब पासबुक प्लस में है। आपने चेक डिपॉजिट कराया, क्लियर भी हो गया होगा, पासबुक प्लस में है, सर कैश बुक कैश प्लस हो बुक में जाएगी। रिकॉर्ड करना भूल गए तो कैश बुक प्लस हो जाएगी। प्लस कर लो ये 2500 रुपए। ट्रांजेक्शन नंबर 9, 2500 रुपए प्लस कर लो, 2500। ट्रांजेक्शन नंबर 10, चेक इशूड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। जब आप चेक इशू करोगे तो चेक इशू करते टाइम पे वैसे तो कैश बुक माइनस होती है बच्चों, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्डिंग नहीं हुई, पासबुक में रिकॉर्डिंग हो रखी है। मतलब पासबुक आपके माइनस में जा रखी है, लेकिन कैश बुक आपके प्लस में है। जब हमने चेक इशू करा तो चेक इशू करते टाइम पे जो पासबुक में तो रिकॉर्डिंग हो रखी है, तो पासबुक तो माइनस में है, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्डिंग नहीं हुई, ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे तो ये माइनस होगा, तो 1200 रुपए माइनस में। 1200 रुपए माइनस में दिखा दो, कैश बुक को माइनस में लाना पड़ेगा बराबर करने के लिए दोनों। दोबारा समझ लो इसको, चेक इशूड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। मैंने कोई चेक आपको इशू करा, लेकिन मैं उसे कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गया। तो आपके पास वो चेक आया, आपने बैंक में डाला होगा, मेरे बैंक अकाउंट से पैसा घट गया होगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला था कि बैंक में क्लियर नहीं हुआ। मैंने आपको चेक दिया, आपने वो चेक बैंक में डाल दिया, मेरा बैंक अकाउंट बैंक ने कम कर दिया, लेकिन मैं उसे अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गया। कैश बुक में तो रिकॉर्ड मुझे ही करना है ना, तो मैं भूल गया, तो डिफरेंस आ गया दोनों के बैलेंस में। तो अब इसको बराबर करने के लिए कैश बुक को नीचे ले आए, तो माइनस में चला गया ये 1200 रुपए। फिर आपका ट्रांजेक्शन नंबर 11 और लास्ट, बिल रिसीवेबल रियलाइज्ड। बिल रिसीवेबल रियलाइज्ड का मतलब होता है कि जो बीआर है, जो उधार पे हमने सामान बेचा था, उसके बदले में मुझे डेटर से बीआर मिल गया था, वो बीआर मेरा बैंक में रियलाइज्ड हो गया, मतलब मेरा पासबुक में पैसा आ गया, और कैश बुक में उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। तो कैश बुक को बढ़ा दो, तो प्लस कर लो आप 1500 रुपए। लास्ट वाली एंट्री प्लस में लिख लो, लास्ट वाली एंट्री प्लस में लिख लो। और अब मुझे ये बता दो, दोनों साइड जो प्लस और माइनस है, उसमें से कौन सी साइड का टोटल ज्यादा दिख रहा है आपको? सर प्लस वाली साइड का ज्यादा दिख रहा है। हाँ, ये लो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार ना, अब क्योंकि क्वेश्चन हो गया हमारा पूरा, अब मैं आपको दिखा देता हूँ ये प्रेजेंट कैसे होगा। जितनी भी एंट्रियां मैंने आपको बताई हैं वो यहाँ सारी प्रेजेंट करके दिखा रखी हैं। ये देखो, बैलेंस एज पर कैश बुक 10,000। फिर जो 11 एंट्री हैं वो सारी ये प्लस वाली एंट्रियां हैं, ये माइनस वाली एंट्री हैं, जो मैंने अभी आपको बोली थी, प्लस माइनस करते जाओ। जब आप ये सारा कर लोगे तो ये वाली साइड का टोटल 18,100 आ जाएगा, 18,100। आप इन सबको ऐड कर लेना, 10,000 प्लस 2,000 12,000, और 5 4 9 12,900, और ये 1,000 हो जाएगा 13,900, 13,900, और आप यहाँ से ले लेना तो ये हो जाएगा 14,100, 14 2 16,100, 16,600, 17,600, और ये 500 18,100। ठीक है, तो ये टोटल कर लोगे तो 18,100, इस टोटल को यहाँ रख देना। इसमें से ये सारे अमाउंट माइनस कर लेना, 1,000 1,500 100 500 और 1,200।
जैसे ये सारे अमाउंट आप माइनस कर लोगे तो ये बचा हुआ बैलेंस हो जाएगा आपका 13,800। यहाँ लिख लेना बैलेंस एज पर पासबुक। अच्छा ध्यान ये देना है कि अगर इसका पॉजिटिव बैलेंस है, डेबिट बैलेंस होता है मतलब पॉजिटिव, तो पासबुक का भी आंसर पॉजिटिव आएगा क्योंकि प्लस साइड ज्यादा है, प्लस साइड का टोटल ज्यादा है, तो पासबुक का आंसर भी पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव का मतलब क्रेडिट बैलेंस, तो आप यहाँ पे लिख देना क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक और ये 13,800 इसका आंसर। ठीक है यहाँ पे। अच्छा अगर मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन कर दूं, मैं आपको मान लो ये एक एग्जांपल लिखा हुआ है नीचे, बैलेंस एज पर पासबुक मान लो 13,800 है, प्रिपेयर बीआरएस अदर डिटेल सेम एज प्रीवियस एग्जांपल। लिख लो आप इसको, आप लिख लो इसे क्वेश्चन को। पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है इस बार 13,800 और बाकी सारी डिटेल प्रीवियस एग्जांपल में जो है वो पूरी सेम है। तो होगा क्या, इस बार 13,800 से क्वेश्चन शुरू करोगे ये बच्चों, ये आंसर आ जाएगा अपने आप। आप चाहो तो अभी करना, अभी मैं करवाऊंगा आपको दोबारा ज्वाइन करवा के, ये 10,000 आंसर मैच हो जाएगा। देखो कैसे होगा, पहले ये क्वेश्चन लिख लो नीचे, एग्जांपल बैलेंस एज पर पासबुक 13,800 है, बीआरएस बनाने हैं अदर डिटेल सेम एज प्रीवियस एग्जांपल, जो अभी पीछे एग्जांपल लिखा था पूरी डिटेल सेम है, 11 की 11 ट्रांजेक्शन, बस बैलेंस पासबुक से स्टार्ट है। तो कुछ नहीं होगा सर, पासबुक से स्टार्ट है तो एक बार पासबुक को वेरिएबल करना है, मतलब छेड़ना है। ऊपर नीचे जो करोगे, जैसे मान लो ये कैश बुक है ये पासबुक है, तो पासबुक को ऊपर नीचे करना है ट्रांजेक्शन होने के बाद। इस बार कैश बुक को नहीं करना, अभी तक हम कैश बुक को कर रहे थे, लेकिन इस बार पासबुक को करना पड़ेगा। करते हैं इस क्वेश्चन को, पहले ये लिख लो एग्जाम्पल, फिर इसको बंद करते हैं, इस वाली मीटिंग को दूसरी ज्वाइन करते हैं, उसमें करते हैं क्वेश्चन। सर लिख लिया। अभी ना उसे ना चाटना पड़ेगा। ठीक है, मैसेज करके बताया करो, अगर किसी के घर में शोर ज्यादा होता है ना तो मैसेज करके बताया करो, ठीक है। पीछे से आवाज सर हो गया। ठीक है, तो स्टार्ट करो, 1 मिनट में दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ, ज्वाइन करना है, ठीक है। इसको एंड करो।